विद्यार्थियों, एशरा कॉलेज पाली में मैं मुकेश जोशी आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं एक नए प्रश्न उत्तर के लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, क्या समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन बोनापार्ट था? इस कथन की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न की उत्तर शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। समुद्रगुप्त के बचपन का नाम था काच। चूंकि उसने समुद्र तक विजय प्राप्त की, इसलिए उसका नाम काच से हो गया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भारत का एक महानतम शासक था। प्रसिद्ध गुप्त कालीन शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोनापार्ट कहे जाने के पीछे तर्क। प्रिय विद्यार्थियों, पॉइंट नंबर 1, उत्तर भारत की विजय। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 3 राज्य जीते और उसके पश्चात उसने 9 राज्य जीते। कुल मिलाकर उसने उत्तर भारत में 12 राज्य जीते। पहले 3 राज्य, बाद में 9 राज्य, कुल मिला के 12 राज्य जीते। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 12 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल किया और यह नीति कहलाती है प्रसभुधवरण। यह नीति क्या कहलाती है? प्रसभुधवरण। तो वापस समझना, प्रसभुधवरण की नीति से तात्पर्य है राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल करना। यह नीति क्या कहलाती है? प्रसभुधवरण की नीति कहलाती है। तो समुद्रगुप्त ने प्रसभुधवरण की नीति उत्तर भारत के 12 राज्यों के प्रति अपनाई। पॉइंट नंबर 2, दक्षिण भारत की विजय। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। दक्षिण भारत पर आक्रमण के 2 उद्देश्य थे। पॉइंट नंबर 1, पहला उद्देश्य था दक्षिण भारत की अपार धन संपदा प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। पहला उद्देश्य क्या था? याद रखना, पहला उद्देश्य यह मत कर देना अपने साम्राज्य का विस्तार करना, गलत। समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत पर आक्रमण का प्रथम उद्देश्य था दक्षिण भारत की अपार धन संपदा प्राप्त करना और दूसरा उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। समुद्रगुप्त के समय दक्षिण भारत में 12 राज्य। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, 12 राज्यों को जीता, वहां के राजाओं से उपहार प्राप्त किया, कर प्राप्त किया, धन प्राप्त किया और वहां के राजाओं से अपनी अधीनता स्वीकार करवाई और अपनी अधीनता में वहां के राजाओं को उनके राज्य वापस लौटा दिए। यह नीति कहलाती है ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। वापस समझना, ग्रहण का मतलब होता है 12 राज्यों को जीता, मतलब 12 राज्यों को ग्रहण किया। ग्रहण मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति प्रदान करना। तो 12 राज्यों को जीता अर्थात उन्हें ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद उन राज्यों को वापस लौटा दिया अर्थात उन्हें मोक्ष प्रदान किया। ग्रहण मोक्षानुग्रह। अनुग्रह का मतलब होता है दया दिखाते हुए। वापस दे देना, समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों को ग्रहण किया, उन्हें मोक्ष प्रदान किया और अनुग्रह उन पर दया दिखाई और दया दिखाते हुए वहां के राजाओं को उनके राज्य वापस लौटा दिए। यह नीति क्या कहलाई? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। वापस समझना, उत्तर भारत में 12 राज्य, दक्षिण भारत में 12 राज्य। उत्तर भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। दक्षिण भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था धन संपदा की प्राप्ति, साम्राज्य का विस्तार करना। उत्तर भारत के 12 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल किया। दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतकर उनसे कर उपहार प्राप्त कर अपनी अधीनता स्वीकार करा के उनके राज्य वापस लौटा दिए। उत्तर भारत के प्रति प्रसभुधवरण की नीति अपनाई, दक्षिण भारत के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या कारण है समुद्रगुप्त ने
उत्तर भारत के तो 12 राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, तो दक्षिण भारत को शामिल क्यों नहीं किया? उनके राजाओं को राज्य वापस क्यों लौटाए? इसका प्रिय विद्यार्थियों कारण था उत्तर भारत से दक्षिण भारत की दूरी बहुत ही ज्यादा थी और उन दिनों में यातायात के तीव्र साधनों का अभाव था। है आज भी दक्षिण भारत है उत्तर भारत से बहुत दूर है। आज भी यदि हमें साउथ इंडिया जाना हो, बाई प्लेन, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं। तो उन दिनों में तो रथों पर और घोड़ों पर, हाथियों पर बैठ के जाते थे, जाने में बहुत टाइम लगता था। है तो दूरी बहुत ज्यादा थी और आने जाने के आवागमन के साधन भी कोई तीव्र थे नहीं, धीरे धीरे जाते थे। तो समुद्रगुप्त ने है वापस क्यों लौटाया? इसका कारण था उत्तर भारत से दक्षिण भारत की दूरी अधिक होना और यातायात के तीव्र साधनों का अभाव होना। तो पहली विजय हो गई उत्तर भारत की विजय, दूसरी हो गई समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत की विजय, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। तीसरा ले लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, समुद्रगुप्त में विदेशी जातियों पर विजय। विदेशी जातियों में पहली विजय कर दो प्रिय विद्यार्थियों, पहली विजय कर दो है देवपुत्र शाहानुशाही की विजय। देवपुत्र शाहानुशाही पर विजय अर्थात कुषाण जाति, कौन सी जाति? कुषाण नामक विदेशी जाति जो उन दिनों में पंजाब पर शासन करती थी और समुद्रगुप्त के समकालीन कुषाणों का शासक था केदार। समुद्रगुप्त ने कुषाण शासक केदार को पराजित किया है। तो पहला किसको जीता? देवपुत्र शाहानुशाही अर्थात पंजाब पर शासन करने वाली कुषाण जाति को पराजित किया, केदार को पराजित किया। है विदेशी जातियों में दूसरा ले लो शक। उन दिनों में शक विदेशी जाति गुजरात के काठियावाड़ और मालवा पर शासन करती थी और उन दिनों में शकों का शासक था रुद्र सिंह तृतीय। समुद्रगुप्त ने रुद्र सिंह तृतीय को भी पराजित किया। तो पहला हराया उसने कुषाण शासक केदार को और दूसरा हराया शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। है विदेशी जातियों में तीसरा ले लो सिंहल। सिंहल मतलब श्रीलंका। समुद्रगुप्त के समकालीन श्रीलंका का शासक था मेघवर्मन और मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से रिक्वेस्ट की कि मुझे नालंदा विश्वविद्यालय में एक मुझे विहार बनाना है भारत में, तो क्या आप मुझे एक विहार बना, बोध गया में मुझे एक विहार बनाना है, तो क्या आप मुझे बोध गया में एक विहार बनाने की परमिशन देंगे? समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को बोध गया में एक विहार बनाने की अनुमति प्राप्त की। नालंदा विश्वविद्यालय मत देना, नालंदा विश्वविद्यालय तो बाद में बनेगा, शब्द पर गौर करना, बोध गया में ना, बोध गया नॉट नालंदा विश्वविद्यालय है। समुद्रगुप्त ने विदेशी जातियों को पराजित किया और विदेशी जातियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? समुद्रगुप्त ने विदेशी जातियों के प्रति नीति अपनाई आत्मनिवेदन, कन्या पयायन। कौन सी नीति अपने? आत्मनिवेदन अर्थात सभी पराजित विदेशी जातियां समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित हुई, उनसे आत्मनिवेदन किया। कन्या पयायन अर्थात उन सभी ने अपनी अपनी कन्याओं की शादी समुद्रगुप्त के साथ करवा दी। ये हो गया समुद्रगुप्त की है विदेशी जातियों पर विजय। विदेशी जातियों के पश्चात ले लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों सीमावर्ती राज्यों पर विजय। प्रिय विद्यार्थियों समुद्रगुप्त ने सीमावर्ती राज्यों पर आक्रमण किया, सीमावर्ती राज्यों को जीता। सीमावर्ती राज्यों में सीमावर्ती राज्यों में समतट राज्यों को जीता, दवाक को जीता, करतपुर को जीता, प्रिय विद्यार्थियों और नेपाल को जीता। पहला मैंने बताया समतट। समतट का मतलब होता है बंगाल, पूर्वी बंगाल है वर्तमान में आधुनिक बांग्लादेश। तो पहली विजय समतट। समतट अर्थात पूर्वी बंगाल अर्थात आधुनिक बांग्लादेश। दूसरा कर दो प्रिय विद्यार्थियों है दवा। दवा का मतलब होता है ढाका व चटगांव को विजय किया। तीसरा कर दो कामरूप। कामरूप का मतलब असम को जीता। चौथा कर दो प्रिय विद्यार्थियों करतपुर। करतपुर से तात्पर्य है
पंजाब के जालंधर में करतारपुर नगर, और अंतिम मैंने बताया नेपाल के लिच्छवी राज्यों को जीता। इन राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति अपनाई? सर्व करदान आज्ञाकरण, अर्थात इन पराजित राज्यों ने समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित हुए, उनकी आज्ञा का पालन किया और उन्होंने समुद्रगुप्त को क्या दिया? कर प्रदान किया। तो कौन सी नीति अपनाई? सर्व करदान आज्ञाकरण की नीति अपनाई। प्रिय विद्यार्थियों, समुद्रगुप्त ने विंध्याचल जंगलों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में रहने वाली आठवीं का मतलब जंगल, विंध्याचल के जंगलों में, पहाड़ियों में रहने वाली जंगली राज्यों पर आक्रमण किया। ये आठवीं राज्यों को जीता और इन जंगली राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और समुद्रगुप्त ने उनके प्रति कौन सी नीति अपनाई? परिचारीकृत की नीति अपनाई। परिचारीकृत से तात्पर्य है कि वे सभी समुद्रगुप्त के अनुचर, समुद्रगुप्त के सेवक बन गए। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने देखते देखते उत्तर भारत को विजित किया, दक्षिण भारत को विजित किया और समुद्रगुप्त की दिग्विजय की नीति का उद्देश्य था धरणीबंध। धरणीबंध का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी को जीतना, संपूर्ण पृथ्वी को धारण करना। तो समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति का उद्देश्य क्या था? धरणीबंध। पर्याप्त प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, एक इतिहासकार है V.A. स्मिथ। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना है अपने फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट से की है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना किससे की? फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट से की। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, याद रखना, समुद्रगुप्त नेपोलियन बोनापार्ट से भी अधिक बढ़कर महान विजेता था। नेपोलियन को तो मैंने आपको बताया, नेपोलियन को तो अपने जीवन का एक अंतिम युद्ध था, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित होना पड़ा। जीवन के अंतिम दिनों में नेपोलियन बोनापार्ट बंदी बनाया गया, सेंट हेलेना द्वीप पर अपना निर्वासित जीवन व्यतीत किया और उसका पूरा साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। बड़े दुख भरे दिनों में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई, लेकिन समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी बढ़कर एक महान विजेता था। समुद्रगुप्त ने पूरे उत्तर और दक्षिण भारत को जीता। नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। समुद्रगुप्त किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ, यहाँ तक कि पर्याप्त प्रशस्ति में उसे 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। और नेपोलियन बोनापार्ट अपने जीवन के अंतिम दिन सेंट हेलेना द्वीप में व्यतीत किए। समुद्रगुप्त के साथ ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। नेपोलियन की मृत्यु के साथ ही उसका साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया, लेकिन समुद्रगुप्त ने एक ऐसा मजबूत और सुदृढ़ राज्य स्थापित किया जो उसके बाद भी 150 वर्षों तक पल्लवित होता रहा है, आगे से आगे चलता रहा। इसीलिए इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है? भारत का नेपोलियन बोनापार्ट कहा। यह था प्रिय विद्यार्थियों, समुद्रगुप्त के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी। हाँ, याद रखना, समुद्रगुप्त की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र है। तो यह प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको पूरी बात बता दी। क्या समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन बोनापार्ट था? हाँ, गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त सही अर्थों में भारत का नेपोलियन बोनापार्ट था। यदि ऐसा कहा जाए कि वह नेपोलियन बोनापार्ट से भी अधिक बढ़कर महान विजेता था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की विवेचना की। इसको ध्यान से याद करना, इसको ध्यान से सुनना। मैं मुकेश जोशी एशरा कॉलेज परिवार की ओर से आपको ऑनलाइन में अध्यापन का कार्य करवा रहा हूँ और इसका सारा श्रेय हमारे कॉलेज के संचालक सर श्रीमान जी ताजवीर सिंह जी राठौर साहब को जाता है। उनके लिए धन्यवाद।